Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का तीसरा लेक्चर। तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के पहले यूनिट का तीसरा लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन के पहले लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी थी और मशीन की डेफिनेशन देखी थी और रिलेटिव मोशन के बारे में समझा था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट के दूसरे यूनिट में हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स क्या होती है, आइए मैं आपको फिर से बता देते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है, जब आपका कोई भी मशीन पार्ट्स होता है या एक मशीन विभिन्न प्रकार के पार्ट्स या विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल पॉइंट्स मिलकर बनी होती है, तो उन पॉइंट्स या उन पार्ट्स के बीच में हमारा कुछ ना कुछ मोशन होता है जिसकी वजह से मशीन चलती है। तो उस मोशन की स्टडी हम लोग करते हैं। उसमें उस मोशन को करने के लिए कौन से बल जिम्मेदार है उसको नजरअंदाज करके, मतलब उस मोशन के लिए कौन कौन से फोर्स लगाए जा रहे हैं, अगर हम उन फोर्स को हटा दें, केवल मोशन की स्टडी करें, तो ऐसी स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और उसी के विपरीत अगर हम लोग देखते हैं डायनामिक्स की डेफिनेशन, डायनामिक्स में क्या होता है कि सेम वही चीज है, वही मशीनें, वही मैकेनिकल लिंक्स, वही मैकेनिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो मैकेनिकल पार्ट्स और मैकेनिकल पॉइंट्स के बीच में हमारा कुछ ना कुछ मोशन होता है कुछ बल लगाने के बाद, ठीक है। तो डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग उस चीज का अध्ययन करते हैं, उस बल का अध्ययन करते हैं जो मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। काइनेमेटिक्स में क्या है, मोशन की स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स में क्या है, उस मोशन के लिए जो बल जिम्मेदार होता है उस बल का अध्ययन करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशंस की स्टडी करते हैं, पार्ट्स के बीच में जो मोशन होता है उसकी स्टडी करते हैं, फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं। जबकि डायनामिक्स में क्या होता है कि मोशन की स्टडी नहीं करते हैं, उस मोशन के लिए जो बल जिम्मेदार होता है, जो फोर्स जिम्मेदार होता है, उस फोर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। अब आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे। तीसरा लेक्चर जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होती है। सिंपल मैकेनिज्म आइए हम आसान भाषा में समझते हैं। हम सबसे पहले जब भी किसी मशीन का निर्माण करते हैं, या कोई आदमी, कोई फला व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, हमसे अपने काम को आसान बनाने के लिए हमसे किसी कंपनी का या किसी मशीन का हमको टेंडर देता है कि आप हमको ये मशीन बना के दीजिए, ये पार्ट्स हमारे इस्तेमाल करने हैं, ये डिजाइन है, ये चीजें हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारा समय बचना चाहिए, हमारा काम आसान होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हमको दे के गया, अब हम उसमें क्या करेंगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको असेंबल करने के बाद कौन से पार्ट्स किस लिंक को या किस पॉइंट के थ्रू किस लिंक को एनर्जी देंगे, कौन कौन से पार्ट्स हमारे किस पार्ट्स को एनर्जी देंगे, उनके बीच में जो आपस में संबंध होता है रिलेटिव मोशन की वजह से स्थापित हो पाता है। वो संबंध रिलेटिव मोशन की वजह से हमारा वो पार्ट्स मोशन में आता है, और वो मोशन में आते ही हमारी मशीन चलने लगती है। यानी कि हमारी मशीन चलने के लिए कुछ फोर्स जिम्मेदार है, कुछ रिलेटिव मोशन जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये फोर्स और रिलेटिव मोशन तो बाद में आते हैं, उससे पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म में क्या होती है, सिंपल मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें कौन सा पार्ट किस एनर्जी को, मतलब कौन सा पार्ट किस पार्ट को किस लिंक के द्वारा कौन सी मैकेनिज्म कौन सी ऊर्जा ट्रांसमिट कर रहा है, इसके बीच की स्टडी को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं या सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं। सिंपल मैकेनिज्म की पूरी जानकारी हमको किसी मशीन बनाने से पहले हमको हो जानी चाहिए। मशीन बनाने से पहले हम उसके बीच में जो पार्ट्स होते हैं उनके असेंबल करने से पहले उसके मैकेनिज्म के बारे में पूरी तरह जान लेते हैं, उसी को हम लोग सिंपल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो आइए हम लोग उसके बाद देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। तो उसके डेफिनेशन हम सामने देख पा रहे होंगे, तो आइए मैं पढ़ के बता देता हूँ। ए रिजिड बॉडी इज ए सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और सो स्मॉल इट कैन बी नेग्लेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए, आपका जो कोई भी मशीन होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए उसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, ठीक है। जो पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है, दोनों के बीच में जब एक पार्ट दूसरे पार्ट को धक्का देता है, ठीक है। अब धक्का देने का मतलब है ये पार्ट हमारा इस पार्ट को मोशन या एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है।
ये अपनी ऊर्जा इस पार्ट को देते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो फिंगर है हमारी, ठीक है, इस फिंगर ने इस फिंगर को एनर्जी ट्रांसमिट की, कैसे हमने धक्का दिया, इसकी एनर्जी अब इसमें आ गई तो ये मोशन में आ गई। लेकिन आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि उस धक्का देने के दरमियान हमारी उंगली मुड़ी नहीं है। अगर ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती या थोड़ा सा कमजोर होती तो ये धक्का देने से पहले खुद में मुड़ जाती। अच्छा, मुड़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो गया। डिफॉर्मेशन का मतलब फेलोर उत्पन्न हो गया, वो बॉडी टेढ़ी हो जाएगी या वो बॉडी टूट जाएगी, वो बॉडी पिचक जाएगी, वो बॉडी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो मोशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट नहीं कर पाती है, अवरोध बनती है। दो बॉडीज के बीच में या दो मशीन पार्ट्स के बीच में आपस में जब एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है तो अगर डिफॉर्मेशन, कोई एक पार्ट हमारा कमजोर है तो एनर्जी ट्रांसमिट करने के दरमियान डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा यानी टूट जाएगा। अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो अपनी एनर्जी दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिट करने के लिए हमारी जो पार्ट्स होता है, जो मशीन का पार्ट्स होता है, उसको हमारा रिजिड यानी मजबूत होना बहुत जरूरी है, कठोर होना जरूरी है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे है। रिजिड बॉडी का मतलब है कि हमारी एक ऐसी बॉडी जो पूरी तरह कठोर हो, ठीक है। और कठोर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करें तो एक बॉडी से दूसरी एनर्जी के बीच, दूसरी बॉडी के बीच में एनर्जी हमारी आसानी से ट्रांसफर हो जाए बिना पहली बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन हुए, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है rigid body is a small its solid body in which deformation is zero। मतलब रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो होता है और सो स्मॉल या इतना कम होता है कि कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी या तो जीरो होगा या तो इतना कम होगा कि इसको हम लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है, जीरो है या बिल्कुल कम है तो उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और डिफॉर्मेशन ना के बराबर मानते हैं। अगर किसी मशीन में या किसी बॉडी के पार्ट में, किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन जीरो है या ना के बराबर है तो उसको हम लोग एक कठोर बॉडी या रिजिड बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी हमारा तैयार हो गया, समझ में आ गया रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपनी ऊर्जा को दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है बिना अपने आप को डिफॉर्म किए, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, अपनी ऊर्जा को दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट कर देना ही रिजिड बॉडी कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंट इफ इट इज कैपेबल टू transmitting the required force with negligible deformation, ठीक है। These body are the parts of the motion machine which are used for transmitting the motion and forces। अब देखिए हम लोग इस पूरे सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ के समझते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी होती क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंट, मतलब एक बॉडी को हम लोग रेजिस्टेंट बोल सकते हैं कब, अगर ये कैपेबल है ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड फोर्स। अगर एक ऐसी बॉडी जो हमारी किसी भी जरूरत वाले फोर्स को यानी रिक्वायर्ड फोर्स को या हमारे जरूरत वाले बल को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करने में आसानी है या कैपेबल है या मतलब समर्थ है, मतलब बॉडी से बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने में, हमारी जरूरत के अनुसार जो फोर्स है उसको एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए विथ नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, मतलब हमारे डिफॉर्मेशन को नजरअंदाज करने के बाद भी हमारी वो कैपेबल है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। आगे देखिए, दीज बॉडी आर द पार्ट्स ऑफ द मशीन, मतलब हमारी यह बॉडी जो होती है, रेजिस्टेंस बॉडी जो होती है, रेजिस्टेंट बॉडी वो एक मशीन का पार्ट ही होती है, which are used for transmitting the motion and forces। मतलब वो एक ऐसी बॉडी होती है जो फोर्स का स्थानांतरण करती है, जो बल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करती है या तो हमारे मोशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। समझ में आ गया होगा, दोनों लगभग सेम चीजें हैं, बस ये है कि रिजिड बॉडी कठोर होती है, वो उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी आपकी आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी। रेजिस्टेंट बॉडी में भी आपका सेम वही चीज है, इसमें भी आपको एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है
इसमें भी आपका जो है डिफॉर्मेशन एकदम नगण्य है, डिफॉर्मेशन एकदम नेग्लिजिबल है, और उसमें हमारी जरूरत के अनुसार ऊर्जा हम लोग जरूरत के अनुसार जो फोर्स है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी जितनी जरूरत होती है, जैसे रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वो कैपेबल होता है, मतलब समर्थ होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए कैपेबल होता है, रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, अब देखिए दिस बॉडी आर द पार्ट्स ऑफ मशीन, मतलब यह बॉडी भी मशीन का पार्ट्स ही होती है, कहीं कोई अलग नहीं होता है। विच आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द मोशन, मतलब यह बॉडी हमारी मोशन और फोर्सेस यानी बल, गति और बल दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए ऐसी बॉडियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।